हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है भागवत चैप्टर फर्स्ट, जहां एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें अक्टूबर 2009 में रॉबर्टगंज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लाली के माता पिता उसे कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो परेशान होकर लाली के माता पिता उसके भाई को बताते हैं। उसका भाई उसे ढूंढने जाता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन दिखाया जाता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जहां पर पुलिस वाले और लोगों के बीच में हाथापाई हो जाती है और काफ़ी सारे बसें जलाई जाती है। उसके बाद अगला सीन हमें लखनऊ का दिखाया जाता है, जहां पर सीबीआई ऑफिसर भागवत सिंह को फटकार लगा रहे होते हैं, क्योंकि उसने जिस अपराधी को पकड़ा था उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था, जिसके कारण उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। इस कारण सीबीआई ऑफिसर भागवत सिंह को सीबीआई से निकाल देते हैं और उसका ट्रांसफ़र रॉबर्टगंज पुलिस थाने में कर देते हैं। जब भागवत रॉबर्टगंज पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर काफ़ी सारे दंगे हो रहे हैं। इसकी जानकारी अपने साथी पुलिस वालों से लेता है तो पुलिस वाले बताते हैं कि पूनम मिश्रा उर्फ लाली अपने घर से 5,000 रुपये और कुछ ज्वेलरी लेकर भाग गई। यहाँ सुनने के बाद भागवत पुलिस वालों से अगले दिन पूनम मिश्रा की फैमिली को थाने में बुलाने को कहते हैं। अगले दिन जब पूनम मिश्रा के पापा थाने आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटी कितने दिन में मिल जाएगी, मुझे एक तारीख बता दीजिए। तो भागवत सिंह कहते हैं कि उनकी बेटी को 15 दिन में लाकर उन्हें दे देगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें समीर और मीरा के बीच में कुछ रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। कहानी फिर से रावटगंज पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर पुलिस वाले भागवत सिंह को बताते हैं कि पूनम मिश्रा की कॉल डिटेल चेक की, जिसमें एक नंबर पर रात के 2-2 बजे तक बातें हो रही है। इसकी पूछताछ के लिए भागवत सिंह फिर से पूनम मिश्रा के पिता को बुलाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ प्रवीण साहू को जानते हैं क्या। तो वो बोलते हैं कि मैं किसी प्रवीण साहू को नहीं जानता। तो भागवत सिंह खुद अपनी पड़ताल शुरू करता है और प्रवीण सिंह को ढूंढ निकालता है। उससे पूछताछ करता है तो वो बताता है कि वो नंबर उसके नाम पर है, लेकिन उसका इस्तेमाल उसकी बहन कौशल्या करती है, जो पिछले 7 महीने से नहीं मिल रही, और उसने उसकी एफआईआर भी करवाई थी। अब भागवत सिंह साथ में कौशल्या की कॉल डिटेल्स भी चेक करता है तो उसे वहाँ पर 2 नंबर मिलते हैं, जिनसे कौशल्या अक्सर बातें किया करती थी, संतोष पुजारी और संध्या। भागवत सिंह अपनी पुलिस को लेकर संतोष पुजारी के घर जाता है और उसके पिता से कहता है कि संतोष को बाहर निकालो। तो उसके पिता बोलते हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने बहुत दिन पहले अपनी बेटी की गुम होने की कंप्लेंट कराई थी, लेकिन आपको तो अभी तक यह भी पता नहीं चला कि संतोष बेटा है कि बेटी। यहाँ सुनकर भागवत सिंह होश उड़ जाते हैं। अब वहाँ संध्या के घर जाता है तो वहाँ पर भी यही पता चलता है कि उनकी बेटी काफ़ी दिनों से लापता है। इसके बाद भागवत सिंह एक के बाद एक सभी लड़कियों के घर पहुँचता है और सभी के घर से एक ही कहानी निकलती है कि उनकी बेटी काफ़ी दिनों से लापता है। तो भागवत सिंह अपने पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उन्हें इन लड़कियों के बीच में कनेक्शन जरूर है, वहाँ ढूंढना होगा, क्योंकि सभी एक ही पैटर्न से गायब हो रही है। उसके बाद भागवत की पूरी टीम उस लिंक को खोजने में लग जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर भागवत को आकर बताता है कि उन्हें संध्या के घर के कैलेंडर से एक नंबर मिला, जो कि कविता नाम की फोटोग्राफर का है। मानवाड़ी गांव एक रेड लाइट एरिया है और भागवत की टीम जब मानवाड़ी पहुंचती है तो देखते हैं कि सभी कॉल एक्सचेंज लगभग उसी के आसपास से हैं। तब भागवत अपनी टीम को बोलता है कि इस गांव के एक एक चप्पे की पूरी तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। और भागवत अपनी टीम को लेकर पूरे रेड लाइट एरिया पर छापा डालता है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी लड़की नहीं मिलती और साथ ही उसे पता चलता है कि कविता भी किसी काम से नेपाल गई हुई है। लेकिन भागवत को एक आदमी मिलता है जो लड़कियों की सप्लाई करता था। वो बोलते हैं कि सर, यहाँ पर सभी लड़कियाँ बाहर से आती है, लोकल की कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब अगले सीन में हमें फिर से समीर और मीरा दिखाए जाते हैं, जहाँ पर समीर मीरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और मीरा हाँ कर देती है। अब फिर से हमें भागवत दिखाया जाता है, जिसको पता चलता है कि कविता नेपाल से आ चुकी है। वो उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुँच जाता है। उसके बाद अपनी टीम को बुलाता है और वो कविता से पूछताछ करते हैं। भागवत को कविता के कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार दिखाई दे रहा था, जो कि किसी चंदापाल का था, लेकिन कविता के मोबाइल में वहाँ सूरज के नाम से सेव था। तो भागवत कविता से पूछता है कि ये सूरज कहाँ मिलेगा। तो कविता बोलती है कि हाँ, मेरा पुराना दोस्त था, मेरी उससे पहले बात होती थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों से मुझे कोई जानकारी नहीं है। वह मेरे पास बहुत दिन पहले कुछ फ़ोटो डेवलप कराने आया था और वो फ़ोटो कविता भागवत को दे देती है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से समीर और मीरा दिखाई देते हैं, जहाँ पर समीर मीरा को उसके साथ भागने के लिए बोलता है कि हमारे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें भागकर ही शादी करनी होगी। और समीर के बार बार बोलने पर मीरा मान जाती है और दोनों भाग जाते हैं। इधर भागवत एक मोबाइल के IMEI नंबर को ट्रैकिंग पर डाल रखता है और जैसे ही फ़ोन ऑन होता है भागवत उन लड़कों के पास पहुंच जाता है। उनसे पूछताछ करने पर भागवत को पता चलता है कि उनकी एक स्कूटर वाले से लड़ाई हो गई थी और उसका फ़ोन वहीं पर गिर गया था, इसलिए फ़ोन उनके पास है। बाकी उनको इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है।
भागवत को याद आता है कि कविता ने उसे एक फ़ोटो दिया था जिसमें स्कूटर दिखाई दे रहा था। भागवत उस स्कूटर का फ़ोटो उन लड़कों को दिखाता है और पूछता है कि क्या वही स्कूटर वाला है। लड़के बोलते हैं हाँ सर, ये वही स्कूटर है। उसके बाद भागवत अपने साथी ऑफिसर्स को उस स्कूटर की पूरी डिटेल्स निकालने को बोलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ स्कूटर किसी राजकुमार के नाम पर है। उसमें उसका फ़ोटो भी होता है। इस फ़ोटो को वेरीफाई करने के लिए भागवत फिर से कविता को बुलाता है। फ़ोटो देखकर कविता बोलती है कि हाँ सर, यही सूरज है। यानी कि एक आदमी अलग अलग नाम से अपनी पहचान बना रहा था। यहाँ सब सुनने के बाद भागवत राजकुमार की पूरी डिटेल्स निकालने को कहता है। तो पुलिस टीम बताती है कि राजकुमार नाम का यह आदमी टीचर है और इसकी 2 शादियाँ हो चुकी है और दोनों बीवियों को यहाँ अलग अलग शहर में रखता है, लेकिन उन्हें उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता जिससे वो इसे गिरफ्तार कर सके। तो भागवत अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेता है कि हमें इसे छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए, और फिर इस तरह भागवत की पूरी टीम राजकुमार को पकड़ने के लिए निकल जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद पुलिस वाले राजकुमार से पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता। तो भागवत बोलता है कि इसे अगले 48 घंटों तक कुछ खाने को भी मत देना और सोना भी मत देना, लेकिन उसके बाद भी राजकुमार कुछ नहीं बताता। तो भागवत राजकुमार की दोनों बीवियों को उठाकर पुलिस थाने लाता है और उन्हें टॉर्चर करता है। यहाँ सब देखकर राजकुमार बताता है कि वहाँ पूनम मिश्रा से एक ज्वेलरी शॉप पर मिला था। हम दोनों के बीच में कुछ दिन बात हुई और उसके बाद मैंने उसे साइनाइड की गोली देकर मार दिया। ये सब सुनकर भागवत के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद भागवत उस इलाके के पुलिस थाने में पूनम मिश्रा की डेड बॉडी की जांच करने के लिए अपने पुलिस वालों को भेजता है। तो वहाँ से उसे पता चलता है कि बॉडी की पहचान नहीं हो पाई थी और बॉडी सड़ने लगी थी, इसीलिए उन्होंने बॉडी को जला दिया। यहाँ सब जानने के बाद भागवत अपने साथी पुलिस ऑफिसर्स को बोलता है कि उसने पूनम मिश्रा के पिता से वादा किया था उनकी बेटी 15 दिन में लाकर दे देगा। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा। हिम्मत करके भागवत पूनम मिश्रा के पिता के पास जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और उनसे माफ़ी मांगता है। इसके बाद भागवत राजकुमार को कोर्ट रूम ले जाता है, जहाँ रास्ते में राजकुमार सभी लड़कियों का जिक्र करता है जिससे उसने प्यार के जाल में फंसाकर मार दिया था। अब पुलिस वाले राजकुमार को कोर्ट लेकर जाते हैं, जहाँ जज राजकुमार को वकील करने का बोलता है। तो राजकुमार मना कर देता है और बोलता है कि उसका केस वहाँ खुद लड़ना चाहता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है एक लंबा कोर्ट रूम ट्रायल, जहाँ हमें पता चलता है कि राजकुमार कितना चालाक आदमी है। वहाँ पुलिस वाला द्वारा पेश किए गए सभी सबूत को झूठा साबित कर देता है। भागवत अपनी टीम को लेकर उन सभी 19 लड़कियों की जांच करना शुरू करता है जिनको राजकुमार ने मारा था, और तभी उसे एक सबूत मिलता है और वो हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे मालूम चलता है कि एक लड़की अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने वो साइनाइड की गोली खाई नहीं थी बल्कि सिर्फ चखी थी, और उस लड़की का नाम मीरा है। जब भागवत को यहाँ पता चलता है तो वहाँ मीरा से मिलने पहुँचता है और उसे कोर्ट आने के लिए बोलता है। और जैसे ही मीरा कोर्ट पहुँचती है, राजकुमार की सारी चालाकी दरी की दरी रह जाती है और उसका पर्दाफाश हो जाता है, और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ थी इस फिल्म की पूरी कहानी जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की। मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई यह कहानी पसंद आई होगी। तो आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।